यार लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्लासेस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि इनपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो इनपुट स्टेटमेंट पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी कुछ इसलिए है क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ होती है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ एक बार। कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ होती हैं। हमें इनका यूज़ एज़ इट इज़ करना होता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें इन्हें अपने प्रोग्राम में लाना भी पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। एक वेबसाइट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ आखिर होती क्या है। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है जावा 14 डॉक्स। तो ये जो सेकंड वाली लिंक आपको दिख रही है ना, इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। अब ये देखो, यहाँ पर ये शो हो रहा है ऑल मॉड्यूल्स जैसे जावा डॉट बेस, जावा डॉट कंपाइलर, है ना? हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? जावा डॉट यूटिल। सर्च करेंगे इसे। अब ये देखो, यहाँ पर आ गया ये पैकेज जावा डॉट यूटिल। तो ये क्या है? इस पैकेज के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ पड़ी है, जैसे कि ये कलेक्शन कुछ है, ये कंपैरेटर कुछ है, डीक्यू, एनुमरेशन, फॉर्मेटेबल, लिस्ट इटरेटर, मैप, है ना? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है और उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये लिस्ट हो गया, मैप एंट्री हो गया, इनका कोड पहले से लिखा हुआ रखा है। अब अगर हमें इन्हें यूज़ करना है तो हमें इन्हें यहाँ से उठा के अपने प्रोग्राम में लेके आना पड़ेगा। अब हमें इन्हें अपने प्रोग्राम में हम इसे कैसे लाएँगे? बस उसी प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इम्पोर्ट। उसी प्रोसेस के लिए हम इम्पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? इसे एक प्रोग्राम समझते हैं। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब तक हम एक प्रोग्राम में देखेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते। चलते हैं वीएस कोड पे, देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन हमने लिख लिया। आज जब भी हमें कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम क्या लिखते हैं? हम कुछ ये लिखते हैं और फिर हम यहाँ पर जो हमें प्रिंट कराना है वो लिख देते हैं, जैसे हेलो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये बताओ कि ये जो लाइन लिखी है system.out.println, इससे ये बात कैसे मालूम पड़ी कि हमें कुछ प्रिंट कराना है ना? इसके पीछे भी तो कोई कोड लिखा हुआ होगा। तो बस वो जो कोड लिखा है ना, वो उस पैकेज में लिखा हुआ है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर इसके लिए तो हमें कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करना होता, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर कुछ, हमें मान लो एक एक चीज़ होती है एरे लिस्ट, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन अभी देखते हैं। अगर हमें उसे यूज़ करना है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एरे लिस्ट, है ना? कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब ये भूल जाओ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बस ये देखो कि यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये हमने लिख दिया। अब लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएँगे ना, तो यहाँ पर एक एरर आनी चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे एरर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट हो गया। अगर हम अभी इस लाइन को हटा देते हैं, जैसे मान लो मैंने हटा दिया, अब एरर आनी चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पर ये एरर आ गई, ये बोल रहा है सिंबल क्लास अरे लिस्ट, लोकेशन क्लास इनपुट स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये एरर आ रही है। ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि अरे लिस्ट क्या है। कंपाइलर हमारा कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है ये आपने अरे लिस्ट क्या लिख दिया। अब इसे क्यों नहीं पता है? क्योंकि भाई अरे लिस्ट की जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जितना भी जो कोडिंग जो है, जो अरे लिस्ट में की गई है, वो सारी की गई है किसी और पैकेज में, है ना? जावा डॉट यूटिल में की गई है। वो यहाँ पर तो है नहीं। तो अब कंपाइलर कैसे डिसाइड करे कि ये अरे लिस्ट क्या है? तो इसके लिए पहले हमें उसे जावा डॉट यूटिल से उठा के अपने प्रोग्राम में लाना पड़ेगा, तब हम यूज़ कर पाएँगे। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं इसे, कि जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट, है ना? और यहाँ पर भी हम लिख देंगे जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। अब इस लाइन से हमने क्या किया? इस लाइन से हमने ये किया, हमने अब अपने प्रोग्राम को ये बता दिया है कि ये जो अरे लिस्ट है ना भाई, ये जो अरे लिस्ट है, ये जावा डॉट यूटिल से लानी है। ये जावा डॉट यूटिल से लानी है। हमने क्या लिखा? जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। कि जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है, उसमें अरे लिस्ट नाम का कुछ पड़ा हुआ है, उसे उठा के हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर यूज़ कर लो, ठीक है? अब सक्सेसफुली रन हो जाएगा प्रोग्राम। डन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई इनपुट स्टेटमेंट तो यूज़ किया नहीं। समझते हैं क्यों नहीं किया और समझते हैं क्यों करना चाहिए, देखते हैं। देखो मैंने अपने प्रोग्राम में भी क्या किया था, मैंने वहाँ पे लिखा था एरे लिस्ट, कुछ इस तरह से। और जब हम सिंपली एरे लिस्ट लिख रहे थे ना, तो वहाँ पर एक एरर आ गई थी। एरर इसलिए आ गई थी क्योंकि भाई कंपाइलर को तो पता ही नहीं है ये क्या है। कंपाइलर को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में कि एरे लिस्ट भाई आप क्या बताना चाहते हो उसे। तो हमने ये कहा कि जावा डॉट यूटिल नाम की जगह पर जो एरे लिस्ट है, जो एरे लिस्ट का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम वो वाला एरे लिस्ट अपना यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर अपना वो वाला एरे लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो ठीक है, ये जो लाइन हमने लिखी थी इसकी वजह से हमारा कोड कंप्लीटली अच्छे तरीके से कंपाइल हो गया था। ठीक है?
अब ये मैंने ये जो पूरा लिखा है आखिर है क्या, देखो इसे बोलते हैं फुली फुली क्वालिफाइड नेम। इसे हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड नेम। हमें जो चीज़ यूज़ करनी है उसके साथ साथ हम उसका एड्रेस भी दे रहे हैं, जैसे जावा डॉट यूटिल एड्रेस हो गया और एरे लिस्ट हमारा नेम हो गया। ये सिंपल से एनालॉजी है कि जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है, उसमें एरे लिस्ट का कोड लिखा हुआ है, वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर लो आप। ये हम कंपाइलर से कह रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन यहाँ पर देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर हम हर बार हम फुल्ली क्वालिफाइड नेम का अगर हम यूज़ करेंगे ना, तो जो हमारी रीडेबिलिटी है वो बहुत बेकार हो जाएगी, वो घट जाएगी, एकदम डिक्रीज हो जाएगी। बट रीडेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। रीडेबिलिटी हमें कभी भी डिक्रीज नहीं करनी होती है यार। अगर कोड हमारा कोई पढ़ रहा है और उसे पढ़ के अगर समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा उस कोड लिखने का, है ना? कोई फ़ायदा नहीं है। तो फुली क्वालिफाइड नेम का हर बार यूज़ करने से हमारी जो रीडेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से इसी दिक्कत को रिमूव करने के लिए मार्केट में क्या है, इसी दिक्कत को रिमूव करने के लिए मार्केट में आया भैया अपने इम्पोर्ट। मार्केट में आया इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट में हम बस कुछ नहीं करते। इम्पोर्ट में हम ये लिखते हैं कि शुरुआत में ये लिख देंगे, इम्पोर्ट करा लो जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट को, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट को इम्पोर्ट करा लो। ठीक है, बस हम इतनी सी लाइन लिखेंगे। अब इसके बाद हम नीचे कहीं पर भी अपने पूरे प्रोग्राम में एरे लिस्ट ऐसे सिर्फ नाम लिख के फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? हमने क्योंकि पहले लिख दिया भाई कि जावा डॉट यूटिल एक जगह है, वहाँ पे एरे लिस्ट पड़ा है, उसे इंपोर्ट करा लो अपने फंक्शन में, अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड हमारा इससे सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। करके देखते हैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, है ना? क्यों लिख दिया। अब हमें यहाँ पर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एरे लिस्ट लिखेंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो कोई एरर नहीं आई और हमारा काम अच्छे से चल गया। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हम ऐसे इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं ना, तो हम उस पैकेज की जो कोई फंक्शनैलिटी है, कोई क्लास है, उसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा देते हैं। उससे उसका जो कोड है अपने प्रोग्राम में ले लेते हैं। एरे लिस्ट का जो कोड था वो जावा डॉट यूटिल में जो पढ़ा था वो हमने अपने प्रोग्राम में ले लिया। किस स्टेटमेंट का यूज़ करके? इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके। आई होप आप लोगों को अब बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। जैसे कि अब हेडिंग डाल लो केस 1, हेडिंग डाल लो केस 1। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंपोर्ट, कि इंपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। देखो, इंपोर्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट और इम्प्लिसिट इंपोर्ट और इम्प्लिसिट इंपोर्ट। जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल है अपना ऊपर वाला, मैंने लिखा था जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, है ना? जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, ये मैंने लिखा था। तो ये किस तरह का इंपोर्ट हुआ? ये इंपोर्ट हुआ आपका एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दूँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो ये क्या हो गया? इम्प्लिसिट इंपोर्ट। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर देखते हैं। जब मैंने ये लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, ये था एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। इसने क्या किया कि ये जावा डॉट यूटिल आपके पैकेज में गया और वहाँ से जो एरे लिस्ट का जो कोड था ना, वो उठा के यहाँ पर उसने इंपोर्ट करा दिया। ठीक है ये। लेकिन इसी की जगह अगर हम कुछ ऐसा लिखते जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अगर हम कुछ ऐसा लिखते तो ये क्या करता, जावा डॉट यूटिल में जितनी भी चीज़ें पड़ी है सारी उठा के यहाँ पे ले आएगा, सारी उठा के यहाँ पर ये ले आएगा। ऊपर वाली लाइन से हम सिर्फ क्या यूज़ कर सकते थे? सिर्फ एरे लिस्ट यूज़ कर सकते थे। लेकिन नीचे वाली लाइन से ना हम वो सारी फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं जो हमें जावा डॉट यूटिल प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गई हमें बात कि इम्प्लिसिट ये डॉट स्टार लगा देते हैं और यहाँ से जावा डॉट यूटिल में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्लिसिट में हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिकली उसे एक नेम दे देते हैं कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, बस वो उठा के ले आओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारी, वो देखते हैं। देखो, जब भी हमने लिखा
जब भी हमने लिखा जावा डॉट यूटिल, कुछ इस तरह से लिखते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, ठीक है। तो इस लाइन से हमें ना साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि एरे लिस्ट का कोड इंपोर्ट हो रहा है भाई, कि भाई एरे लिस्ट का कोड इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने ये लाइन लिखी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, जब हमने ये लाइन लिखी तो क्या यहाँ से मैं समझ में आ रहा है कि भाई कि एरे लिस्ट का कोड इंपोर्ट हो रहा है या फिर किसी और चीज़ का कोड इंपोर्ट हो रहा है? नहीं, नहीं समझ में आ रहा ना। बस यही बात है कि पहले वाले केस में जो ना, जो रीडेबिलिटी है, रीडेबिलिटी ये इंप्रूव हो जाती है। सेकंड वाले केस में रीडेबिलिटी बेकार हो जाती है, रीडेबिलिटी एकदम बेकार, कोई मतलब नहीं है इसका। जावा डॉट डॉट स्टार में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम इंपोर्ट क्या करा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऊपर वाले केस में हाँ, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ, कि एक यूटिल नाम का पैकेज है और उसमें से हम एरलिस्ट नाम की जो क्लास है ना, उसे इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आती है। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हमें ये एक्सप्लिसिट वाला इंपोर्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा केस 1, ये बात हो गई हमारी। अब हमें क्या समझना है, देखो मैं बताता हूँ। अब ये देखो, मान लो कि हमने अपने कोड में कुछ इस तरह से लिख दिया, हमने अपने कोड में लिखा इंपोर्ट, हमने 2 पैकेज इंपोर्ट कराए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, है ना, कुछ इस तरह से इसे इंपोर्ट करा लिया। और फिर हमने कराया जावा इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, है ना, ये हमने इंपोर्ट करा लिया। और हमने क्या इंपोर्ट, किस तरह से इंपोर्ट कराया है ऐसे? हमने ऐसे इम्प्लिसिटली इंपोर्ट कराया है, ठीक है, इम्प्लिसिटली। और हम नीचे एक क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं अपने मेन फंक्शन में, अपने मेन फंक्शन में हम एक क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं डेट नाम की। किस नाम की? डेट नाम की। तो देखते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली यूज़ कर पाएंगे हम ये चीज़ कि नहीं। एक एग्जांपल है, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ क्या होगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिख दिया इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार एंड इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। मैं 2 पैकेज यहाँ पर हम इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं और हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं डेट, ऐसा नाम दे दिया डी इक्वल टू न्यू डेट, ओके, ठीक है। इस तरह से हमने इसका एक डेट नाम की जो क्लास है हम वो यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरह से, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखो, इसने यहाँ पर ये कह दिया कि रेफरेंस टू डेट इज एम्बिगुअस, रेफरेंस टू डेट इज एम्बिगुअस। भाई एरर क्यों आ गई? हमने तो सारा काम सही से किया है, हमने इंपोर्ट भी कराया है और ऑब्जेक्ट भी सही से बनाया है, फिर क्यों एरर आ गई? समझते हैं। देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ये हो रहा है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये हो रहा है कि हमने 2 पैकेज इंपोर्ट कराए हैं अपने। कौन कौन से? एक हमने यूटिल पैकेज इंपोर्ट कराया है और एक हमने एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट कराया है, ठीक है। अब इन दोनों में ही एक डेट नाम की क्लास होती है, इन दोनों में ही एक डेट नाम की क्लास होती है, यूटिल में भी और एसक्यूएल में भी, ठीक है। जब हमने नीचे अपने मेन फंक्शन में जब हमने मेन फंक्शन में डेट को कॉल किया, जब हमने मेन फंक्शन में अपने डेट को कॉल किया, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। कंपाइलर ने क्या, भाई हम यूटिल वाला डेट उठा के लाए या एसक्यूएल वाला डेट उठा के लाए, ठीक है। कंपाइलर को नहीं पता है कि हम कौन से डेट की बात कर रहे हैं। अब वो कंफ्यूज हो गया, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यूटिल लेके आए या एसक्यूएल। और जब भी कंपाइलर डिसीजन नहीं ले पाता है, वो एक एरर फेंक देता है कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा, तुम समझो क्या होगा। इसने एरर क्या दी? इसने एरर दे दी रेफरेंस टू डेट इज एम्बिगुअस। नहीं, हमें तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि आप कौन सा डेट को लेना चाह रहे हो, आप ही समझो, आप ही बताओ, है ना। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई। तो केस 2 में हमने क्या सीखा? केस 2 में हमने ये पढ़ा कि जब भी हम 2 पैकेज इंपोर्ट करा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर ये दिक्कत आ जाए कि उन दोनों में ही कोई क्लास ऐसी प्रेजेंट हो जो कि सेम नाम की हो, और जब हम उसे फिर अपने में यूज़ करेंगे प्रोग्राम में फर्दर, तो वहाँ पर हमें एक एरर फेंक देगा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन से पैकेज की उस क्लास का बात कर रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पर डेट दोनों में ही एग्जिस्ट करती है, यूटिल में भी एसक्यूएल में भी, लेकिन कंपाइलर ये नहीं समझ पा रहा है कि हमें कौन से यूज़ करनी है। देखो, इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बना था हमारा केस 3। इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारा केस 3 बना, है ना, केस 3। अब कैसे रिजॉल्व होगी ये चीज़? देखो, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, ओरेकल ने, यहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे एक प्रेसिडेंस ऑर्डर फिक्स कर दिया।
प्रेसिडेंस ऑर्डर कैसा, जैसे देखो सबसे पहले हमारी एक्सप्लिसिट वाला इंपोर्ट चलेगा, एक्सप्लिसिट वाला इंपोर्ट चलेगा, ठीक है। उसके बाद करेंट वर्किंग डायरेक्टरी वाली क्लास इंपोर्ट होगी, एंड देन इम्प्लिसिट वाला चलेगा, इंपोर्ट चलेगा, ठीक है। पहले एक्सप्लिसिट, फिर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, फिर इम्प्लिसिट। देखो समझते हैं बात कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों ही जो थे वो हमने इम्प्लिसिटली बनाए थे, ये दोनों ही हमने इम्प्लिसिटली बनाए थे। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर डेट लिख देता कुछ इस तरह से, तो अब ये जो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ये एसक्यूएल वाला, ये तो क्या हो गया, ये तो इम्प्लिसिट हो गया। लेकिन ये जो नीचे वाला है, यूटिल वाला, ये मैंने एक्सप्लिसिटली बना दिया, ठीक है। तब कौन सा चलेगा, प्रेसिडेंस कहता है सबसे पहले एक्सप्लिसिट वाला चलता है। तो अब यहाँ पर जब हम डेट कॉल कर रहे होंगे, तो ये देखेगा क्या कुछ एक्सप्लिसिट है पहले से, हाँ, तो अब एक्सप्लिसिट वाला इंपोर्ट चलेगा। अगर ये एक्सप्लिसिट में नहीं ढूंढ पाता तो इम्प्लिसिट वाला चलता, लेकिन एक्सप्लिसिट में हमने डेट यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर अभी चल जाएगा। देखो कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट वाला चला, अगर हम ऊपर लिख देते तो एसक्यूएल वाला चल जाता। अब लेकिन क्या करेंगे, हमने दोनों में लिख दिया डेट, अब दोनों ही एक्सप्लिसिट हो गई, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगी। देखो फिर से वही वाली एरर आ गई है ना, तो ऐसा तो नहीं करना है, पर हमें जैसा पहले था वैसे ही रखना है सब कुछ, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर था। जब हमारी कोई भी क्लासेस सेम आ जाती हैं तो वहाँ पर ये प्रेसिडेंस हमारा फॉलो होता है कि पहले एक्सप्लिसिट वाला चलेगा, फिर इम्प्लिसिट वाला चलेगा, नहीं सॉरी, पहले एक्सप्लिसिट, फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर यहाँ पे हमारी कोई फाइल बनी है, और फिर इम्प्लिसिट वाला, ठीक है। बात समझ में आती है। अगर एक्सप्लिसिट में यहाँ पे से नहीं मिलता, अगर मान लो एक्सप्लिसिट में से यहाँ पे नहीं मिलता, एक्सप्लिसिट में अब डेट नहीं है, एरर लिस्ट डाल दी, तो अब डेट ये कौन सी वाली चलेगी, अब ये चलेगी इम्प्लिसिट वाली, और कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर ये एरर आ गई, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर डेट, ओके। यहाँ पर एरर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है, जो कि एसक्यूएल क्लास में होता है, तो उसकी बात हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे थे, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा एक प्रेसिडेंस ऑर्डर पहले से फॉलो होता है, कि पहले एक्सप्लिसिट वाला इंपोर्ट चलेगा, फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर वो क्लास बनी हुई होगी तो वो चलेगी, देन इम्प्लिसिट वाला इंपोर्ट चलेगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है हमारा, केस 4। अब देखो इस केस में हम क्या बात करेंगे, देखो अब क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम लिखते थे ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा दूँ, है ना, हम इस तरह से लिखते थे। तो यार जब हम ये लिखते थे ना तो सब कुछ हमारा प्रिंट हो जाता था, और हम कुछ इंपोर्ट भी नहीं कर रहे होते थे, हमने इंपोर्ट किया नहीं है। ये स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक या फिर कोड भी हमने नहीं लिखा, हमने सिंपली स्टेटमेंट को कॉल किया और जो प्रिंट करना था वो प्रिंट हो गया। क्या कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ा कि ये स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, इसका कोड कहाँ पर है, ये कंप्यूटर कैसे मालूम पड़ा। तो देखो क्या होता है कि जावा में दो पैकेज होते हैं, जैसे एक जावा डॉट लैंग, है ना, एक जावा डॉट लैंग और एक डिफ़ॉल्ट पैकेज, ये जो दो पैकेज होते हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इंपोर्ट हो जाते हैं, इन्हें हमें इंपोर्ट नहीं कराना होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाते हैं, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें हमें इंपोर्ट नहीं कराना होता। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ सिंपली साउथ और कुछ भी, जैसे हेलो, मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर मैंने कुछ भी इंपोर्ट नहीं कराया, कुछ इस तरह से लिख दिया, तब भी सक्सेसफुली हेलो प्रिंट हो ही जाएगा, और ऐसा हम लोग को पता है कि हो जाता है, देखो हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन इसके पीछे हमने कुछ इंपोर्ट तो नहीं कराया, तो हुआ क्या, जैसे ही हमारी ये क्लास बनी वैसे ही जावा डॉट लैंग पैकेज जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो गया, उसे हमें इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। तो ये दो पैकेज होते हैं जावा डॉट लैंग और डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इंपोर्ट हो जाते हैं, इन्हें हमें इंपोर्ट नहीं कराना होता, ठीक है। अब अगली बात आती है केस 5 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या सीखना है, यहाँ पर ये जो केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें एक चीज़ इंपोर्ट करानी है, हमें एक मैचर क्लास इंपोर्ट करानी है,
मैचर क्लास। मैचर क्लास ये कहाँ होती है? ये पाई जाती है रेजेक्स पैकेज में, रेजेक्स पैकेज में। और ये रेजेक्स पैकेज कहाँ होता है? ये मैथड ये जो मैथड है ये होता है रेजेक्स क्लास में। रेजेक्स क्लास होता है यूटिल पैकेज में, ठीक है, यूटिल पैकेज में। कैसे? सबसे पहले जावा, देन यूटिल, यूटिल के अंदर रेजेक्स, और रेजेक्स के अंदर मैचर, है ना, कुछ इस तरह से, रेजेक्स के अंदर मैचर। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो मैचर क्लास है ना, ये अपने प्रोग्राम में लेके आनी है। ये मैचर क्लास हमें अपने प्रोग्राम में लेके आनी है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। हमें लिखना होगा जावा डॉट यूटिल डॉट रेजेक्स डॉट मैचर, है ना। हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा और ये मैचर क्लास हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी। क्या बात इतनी सिंपल है? यार अगर बात इतनी सिंपल होती तो इसका अलग से केस क्यों बनाते हैं? बात इतनी सिंपल नहीं है। अगर मान लो मान लो मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, जावा डॉट यूटिल डॉट रेजेक्स डॉट स्टार। तो ये क्या करेगा? पहले जावा से यूटिल तक आएगा, ठीक है, यूटिल तक आ गए हम, जावा से यूटिल तक आ गए, फिर यूटिल से रेजेक्स पे जाएगा, यूटिल से रेजेक्स पर आ गए, और रेजेक्स डॉट स्टार मतलब रेजेक्स के अंडर में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैचर क्लास एक्सेप्ट हो जाएगी और ये वाला स्टेटमेंट भी अच्छे से काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा जावा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो यहाँ से क्या हुआ? हम जावा डॉट यूटिल तक आए और यूटिल के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ था सारा इंपोर्ट हो गया। अब सारा इंपोर्ट हो गया तो यूटिल के नीचे तो मैचर भी लिखा हुआ है, तो क्या ये वाला सक्सेसफुली काम करेगा? नहीं, ये एरर फेंक देगा। ये यहाँ पे सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। तो इसी यही हमें बात करनी है कि सक्सेसफुली काम क्यों नहीं करेगा। देखो, जब भी हम कोई पैकेज इंपोर्ट कराना होता है तो हमें सिर्फ उस पैकेज का सब पैकेज इंपोर्ट होता है। अगर उस सब पैकेज के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है तो वो इंपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा। जैसे अगर हम अभी बात करें, अभी हम जो बात कर रहे थे, सबसे पहले लिखा था जावा, सॉरी कुछ इस तरह से, सबसे लिखा था हमने जावा, देन इसके अंडर में लिखा था क्या? यूटिल, देन इसके अंडर में क्या लिखा था? रेजेक्स, देन इसके अंडर में लिखा था मैचर, ठीक है, इसके अंदर में लिखा था मैचर। हमें मैचर क्लास को इंपोर्ट कराने के लिए, हमें मैचर को इंपोर्ट कराने के लिए जरूरी है कि हमें रेजेक्स तक जाना पड़ेगा। हमें रेजेक्स तक आना पड़ेगा तब हम मैचर को कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ यूटिल तक आए तो हम सिर्फ रेजेक्स को कर पाएंगे, रेजेक्स के सब पैकेज को नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? फिर से बताता हूँ, अगर हमें मैचर को करना होगा तो हम मैचर के पेरेंट पैकेज तक हमें इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा। मैचर का पेरेंट पैकेज क्या है? रेजेक्स, तो हमें रेजेक्स तक इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है। अगर हम सिंपली यूटिल तक अगर हम इसे इंपोर्ट कराते हैं तो सिर्फ यूटिल का सब पैकेज आएगा, रेजेक्स तो आ जाएगा लेकिन रेजेक्स का सब पैकेज नहीं आएगा, मैचर नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें मैचर को अपने प्रोग्राम में लेके आना है तो हमें ये लिखना होगा जावा डॉट यूटिल डॉट रेजेक्स डॉट स्टार। ये काम कर जाएगा, इससे हमारा मैचर तो आ जाएगा, इससे हमारा मैचर सक्सेसफुली आ जाएगा। लेकिन अगर हम लिख देते जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अगर हम कुछ इस तरह से लिख देते ना तो सिर्फ रेजेक्स आता, क्योंकि हम यूटिल तक गए, यूटिल के नीचे जो भी था वो हमने ले लिया, रेजेक्स तक आता, रेजेक्स के नीचे नहीं आ पाता, रेजेक्स का सब पैकेज हम नहीं ले पाते, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करें तो हमें सब पैकेज लेवल तक जाना पड़ेगा। तो हमें सब पैकेज लेवल तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सब पैकेज लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? हमें सब पैकेज लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा केस 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। उससे पहले स्लाइड्स थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। 6। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि मान लो जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा और वहाँ पर हमने मल्टीपल इनपुट स्टेटमेंट्स लिख दिए। जैसे एक लिखा हमने इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेलिस्ट, है ना, हमने ये लिख दिया। ऐसा करते हैं, सिर्फ प्रोग्राम में देखते हैं, लिख के यहाँ पे लिखने से बहुत टाइम जाता है। यहाँ पर हम आ गए, हमने क्या किया? सबसे पहले तो इसे कमेंट से हटा दिया। अब देखो, दो पैकेज तो हमने इंपोर्ट करा रखे हैं। अब हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट
एरे लिस्ट, हमने एरे लिस्ट इंपोर्ट करा लिया। फिर हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट और हमने करा लिया एरे डिक्यू हमने करा लिया। और ऐसे हमने मल्टीपल 10-15 इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिख दिए। अब क्या होगा, हमने बहुत सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखे हैं। अब इन इंपोर्ट स्टेटमेंट में कंपाइलर अपनी वर्किंग करेगा, हर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए उनके पास जाएगा, देखेगा कहाँ से हमारा कौन सी क्लास उठ के आ रही है, किस पैकेज से, है ना। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि जब कंपाइलर ने बहुत सारा काम किया तो हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना, जो रन टाइम है, वो बढ़ जाना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का रन टाइम आइडियली बढ़ जाना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखो, ये जो इंपोर्ट वाला ये जो लॉजिक है ना, ये जो इंपोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट ये टोटली कंपाइलर डिपेंडेंट है। ये टोटली कंपाइलर डिपेंडेंट है ना, कंपाइलर डिपेंडेंट है ना। इसका रन टाइम से कोई लेना देना नहीं है, इसका रन टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली होगा क्या, जो कंपाइल टाइम है ना प्रोग्राम का, जो कंपाइल टाइम है वो तो यार ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। लेकिन जो रन टाइम है, रन टाइम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। रन टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इंपोर्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टोटली कंपाइल टाइम डिपेंडेंट है। यहाँ पे रन टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब हमने ये प्रोग्राम लिखा तो इस प्रोग्राम को कंपाइल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब कंपाइल हो जाएगा उसका जब रन करेंगे, जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टाइम हमारा लगना चाहिए था आइडियली वही लगेगा। यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट बढ़ाने से रन टाइम नहीं बढ़ जाता, इंपोर्ट स्टेटमेंट बढ़ाने से सिर्फ कंपाइल टाइम बढ़ता है ना। तो आपको बात समझ में आई? अब अगर आपसे कोई कह दे कि यार तुमने इतने सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिए, रन टाइम तुम्हारा बेकार हो जाएगा, तो उससे कहना भाई, ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपाइल टाइम का होता है। कंपाइल टाइम ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, रन टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम कंपाइल टाइम चिंता नहीं करते। कंपाइल टाइम से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है रन टाइम से। रन टाइम नहीं बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो केस था, केस 6, यहाँ पे मैं देखा ये जो इंपोर्ट वाली जो चीज़ है ना, ये होती है कंपाइलर डिपेंडेंट, नॉट रन टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट केस है, केस 7, उसकी बात कर लेते हैं जरा। केस 7 ये थोड़ा ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है थोड़ा। यहाँ पर देखो, आप लोग अगर किसी पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनवायरनमेंट से अगर आ रहे हो तो आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। हाँ, ये मैं क्या लिखने जा रहा था, रुको। सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, या नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है जो प्री डिफाइंड होती हैं और उसे हमें इंपोर्ट कराना होता है। तो वहाँ पर हम इंपोर्ट कैसे कराते हैं, वहाँ पर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, है ना, पुरानी यादें ताज़ा होगी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, है ना। कुछ हम इस तरह से करते हैं। ये जो होता है ना, ये उस पैकेज का नेम होता है जो हमें इंपोर्ट कराना होता है, और बाकी जो हैश इंक्लूड लिखा है इसके थ्रू हमारा इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है। जावा में हम लिखते हैं, जावा में हम लिखते हैं कि जावा नहीं, रुको, जावा में हम लिखते हैं इंपोर्ट और अपनी फाइल का नेम जावा इंपोर्ट, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। हमने ये तो चीज़ें यहाँ पे लिख दी इस तरह से। तो यार इनमें अंतर क्या है, हैश इंक्लूड में और इंपोर्ट में क्या अंतर है? देखो मैं अंतर में बताता हूँ कि जब भी हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, जैसे अगर हम सी की बात करें, अगर हम अपने सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज, तो जब भी हम यहाँ पर हैश इंक्लूड लिखेंगे, जब भी हम यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिखेंगे, है ना, और फिर हम यहाँ पर इंट मेन लिखेंगे कुछ इस तरह से, जो हमारा मेन फंक्शन होगा, और हम यहाँ पर अपना सारा काम हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही कंपाइलर आता है शुरू में, वो पहली लाइन उसने देखी हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो stdio डॉट एच में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी पहले ही इंक्लूड हो जाएंगी। इस लाइन में, इस लाइन से ही stdio के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम नीचे काम करेंगे अपना, ठीक है। सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। लेकिन लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में क्या होता है, जावा में अगर हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, अगर हमने कुछ इस तरह से लिखा और हमने अपना पूरा मेन फंक्शन यहाँ पे बना दिया, और उसके अंदर हमने अगर यहाँ पर एरे लिस्ट कॉल कर दी, एरे लिस्ट हमने यहाँ पर कॉल कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा
कि कंपाइलर अपने पेन लाइन पे आया, उसने कहा ठीक है यूटिल पे से कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है, बाद में देखेंगे क्या इंपोर्ट हो रहा है। मेन फंक्शन पे आए एरे लिस्ट, अच्छा तो ये इसने कहा कि अच्छा एरे लिस्ट हमें तो पता ही नहीं क्या है। फिर ये देखेगा कि अच्छा कुछ इंपोर्ट किया गया था क्या, ये ऊपर गया, फिर इसने कहा हाँ इंपोर्ट तो किया गया था, यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया करा गया था। क्या यूटिल पैकेज में लिस्ट होता है, इसने कहा बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरे लिस्ट हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनना क्या हुआ। कंपाइलर पहली लाइन पे आया, कंपाइलर ने कहा कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है, बाद में देखिए क्या हो रहा है। फिर ये आया एरे लिस्ट पे, सर देखा अच्छा एरे लिस्ट इंपोर्ट हो रहा है, मतलब एरे लिस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब एरे लिस्ट हमने तो बनाया नहीं है, तो ये कंपाइलर सोचेगा भाई ये आया कहाँ से। तो दो ऑप्शन है, या तो हमने कुछ अपनी खुद की क्लास बनाई होगी, या हमने कुछ इंपोर्ट कराई होगी। तो हमने देखा क्या कुछ हमने इंपोर्ट कराया है, हमारे कंपाइलर ने कहा क्या कुछ इंपोर्ट हुआ है, तो कंपाइलर ऊपर गया, हाँ इसने कहा हाँ इंपोर्ट तो हुआ है, java.util.star इंपोर्ट हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है इसके अंदर जो एरे लिस्ट होता है उसे लेके आ जाओ, ठीक है। तो इसने एरे लिस्ट ले आया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जब हम हैश इंक्लूड की बात कर रहे थे, हैश इंक्लूड की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जो सारी फाइल्स होती हैं, जो फाइल्स होती हैं वो इंपोर्टेड एट बिगिनिंग ओनली, इंपोर्टेड एट बिगिनिंग ओनली, शुरू में ही सारी इंपोर्ट हो जाती है, भले उसका यूज हो यूज ना हो सारी इंपोर्ट हो जाएगी। लेकिन इंपोर्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। इंपोर्ट के केस में जो फाइल्स है ना वो कब इंपोर्ट होंगी, फाइल्स आर इंपोर्टेड ओनली व्हेन यूज्ड, ओनली व्हेन यूज्ड, है ना। इंपोर्ट के केस में अगर हमने अंदर कोई भी यूज नहीं किया, जैसे हमने मान लो अगर एरे लिस्ट यूज नहीं किया होता तो कुछ इंपोर्ट नहीं होता, तो फिर इस लाइन को लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर हम यहाँ पर एरे लिस्ट कॉल भी नहीं करते तो ये इंपोर्ट java.util.star लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बात समझ में आती है। और कुछ भी इंपोर्ट नहीं होता। लेकिन हैश इंक्लूड में हम यूज करें चाहे ना करें, वो चीज़ें हमारी इंपोर्ट सारी हो जाती हैं हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में ही, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझ में आ गई है। तो क्या है, इसी वजह से जो जावा जो इंपोर्ट हो रहा है को, इसी वजह से जावा इंपोर्ट को हम बोलते हैं डायनेमिक इंक्लूड, है ना, डायनेमिक इंक्लूड या फिर इंपोर्ट ऑन डिमांड, कि अगर डिमांड होगी तो ही इंपोर्ट करना वरना इंपोर्ट मत कर देना, ठीक है। या फिर इंपोर्ट ऑन फ्लाइट, है ना, इंपोर्ट ऑन फ्लाइट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यार यही थी सारी चीज़ें इंपोर्ट के बारे में। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी होती है जिसका कोड किसी और पैकेज में लिखा है, तो हमें फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ करना चाहिए, फुली क्वालिफाइड नेम, जैसे java.util.arraylist, ठीक है। लेकिन अगर हर जगह हम फुली क्वालिफाइड नेम लिखेंगे तो हमारे जो कोड है ना उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से हमारे प्रोग्राम में दिक्कत हो सकती है कि कोई पढ़ नहीं सकता तो दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं पाएगा। इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया इंपोर्ट, ठीक है। कि अगर हम शुरू में उसे इंपोर्ट करा दें तो हमें फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने कुछ मल्टीपल चीज़ें पढ़ी इंपोर्ट के बारे में, जैसे केस 1 में हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ इंपोर्ट क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, एक इम्प्लिसिट इंपोर्ट। एक्सप्लिसिट में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली हमें किस चीज़ को यूज़ करना है हम उसका नेम लिख देते हैं, java.util.arraylist, ठीक है। इम्प्लिसिट में क्या करते हैं, हम ये कहते हैं पैकेज के अंदर जितने भी चीज़ें लिखी हैं सारी ले आओ डॉट स्टार लगा के, है ना, java.util.star सारी चीज़ें आ गई, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसे एक्सप्लिसिट वाले को यूज़ करो, क्योंकि यहाँ से हमें पढ़ के साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि एरे लिस्ट हमें यूज़ करनी है। दूसरे वाले को पढ़ के मालूम नहीं पड़ता हमें कि हमें क्या यूज़ करना है, सीधे पहले वाले में रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हम पहला वाला यूज़ किया करेंगे जनरली, ठीक है। अगले केस में बात आई कि मान लो अगर हमने कहीं पर अपने किसी प्रोग्राम में दो पैकेज इंपोर्ट कराए और उन दोनों में एक ऐसी क्लास है जिसका नाम सेम है, जैसे java.util में भी एक डेट होता है और java.sql में भी एक डेट होता है। तो अगर हमने ऐसे इंपोर्ट कराया और हमने डेट यूज़ किया बाद में तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा डेट यूज़ करें भैया। यहाँ तो हमें पता ही नहीं कि ये जो डेट है ये यूटिल वाला है या एसक्यूएल वाला है। तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो गया और उसने एक एरर दे दी कि रेफरेंस टू डेट इज एम्बिगुअस, है ना। यहाँ पर देखो उसने एरर दे दी कि रेफरेंस टू डेट इज एम्बिगुअस। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ओरेकल या फिर सन ने एक नई चीज़ बनाई कि उन्होंने एक प्रेसिडेंस ऑर्डर डिफाइन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे प्रोग्राम में पहले एक्सप्लिसिट इंपोर्ट लिखा है तो सबसे पहले वो यूज़ होगा, या फिर
आपने अगर कोई क्लास बना रखी है करंट वर्किंग डायरेक्टरी में तो वो यूज़ होगी और उसके बाद इम्प्लिसिट यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ करी थी, एक इम्प्लिसिटली हमने लिख दिया था एसक्यूएल और एक एक्सप्लिसिटली हमने लिख दिया था यहाँ पर। देखो, एसक्यूएल में भी डेट अभी है, लेकिन वो इम्प्लिसिटली आ रही है, यूटिल में भी डेट है, वो एक्सप्लिसिटली आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर डेट कॉल करेंगे, तो अब ये यूटिल वाला डेट यहाँ पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लिसिट हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर हमें यहाँ पे समझ में आ गया। केस 4 में हमने बात ये की कि हमारे पास 2 पैकेज होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट हो जाते हैं, हमें इम्पोर्ट फंक्शन उनके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कौन-कौन से? एक java.lang पैकेज, lang मतलब लैंग्वेज होता है, java.lang पैकेज और एक डिफ़ॉल्ट पैकेज, ठीक है? बात समझ में आ गई। ये आपको याद रखना है, ये कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, केस सब थोड़ा इंपॉर्टेंट था। हमने यहाँ पर ये कहा था कि जब भी हमें कोई चीज़ इम्पोर्ट करानी होती है, तो हमें उसके सब पैकेज लेवल तक जाना होता है, ठीक है? जैसे अगर हमने लिखा java.util.star, तो यूटिल के अंदर जो है regex वो तो इम्पोर्ट हो जाएगा, लेकिन regex के नीचे जो मैचर हो, वो इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर हमें मैचर लेना है, तो हमें इसके पैरेंट लेवल तक जाना ही पड़ेगा। java.util.regex.star अगर हम ऐसा लिखते हैं, तो मैचर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है? तो ये ज़रूरी था, ये पॉइंट आपको थोड़ा अपनी तरफ से करके देखना है, लिख के देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है और मुझे कमेंट में बताना कि आपको सक्सेसफुली आया कि नहीं आया, ठीक है? सब पैकेज लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गई। फिर हमने नेक्स्ट केस देखा, केस 6, जहाँ पे हमने देखा कि जो इम्पोर्ट होता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये टोटली कंपाइल टाइम डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे रन टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लिख देंगे, तो हमारे प्रोग्राम को कंपाइलेशन में थोड़ा-सा टाइम भले ही लगेगा, लेकिन रन टाइम में कोई समय नहीं बढ़ेगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। केस 7 में हमने देखा, हमने एक डिफरेंस देखा या फिर एनालॉजी देखी, हैश इंक्लूड में जो कि हम सी में यूज़ करते हैं और इम्पोर्ट जो कि हम जावा में यूज़ करते हैं। हैश इंक्लूड क्या करता है, ये सारी फाइल्स को पहले ही इंपोर्ट करा लेता है। भले ही इनका यूज़ है, आगे नहीं है, इससे उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले ही इंपोर्ट करा लेगा। लेकिन जावा क्या करता है, ये सिर्फ तभी इंपोर्ट कराता है जब इसका यूज़ होता है हमें, है ना? ये तभी इंपोर्ट कराता है जब इसका यूज़ होता है हमें, ठीक है? जैसे हैश इंक्लूड फाइल्स आर इंपोर्टेड एट बिगिनिंग ओनली, इंपोर्ट फाइल्स आर इंपोर्टेड ओनली व्हेन यूज्ड, ठीक है? इसीलिए जावा के इंपोर्ट क्या बोलते हैं? डायनामिक इंक्लूड, और जो ये जो सी वाला है इसे बोलते हैं स्टैटिक इंक्लूड, ठीक है? तो डायनामिक इंक्लूड या फिर इम्पोर्ट ऑन डिमांड, कि जब डिमांड है भाई तभी लेके आओ। अगर तुमने java.util.star लिख दिया है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने नीचे कहीं पर भी एरे लिस्ट यूज़ नहीं किया, तो एरे लिस्ट का कोड प्रोग्राम में इम्पोर्ट नहीं होगा, ठीक है? इम्पोर्ट से तभी होगा जब आप यूज़ कर रहे होगे। और दूसरा नाम इम्पोर्ट ऑन फ्लाई, इन नाम में मल्टीपल आपसे कोई पूछ सकता है, याद करने की इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं, बस इतना याद कर लो कि इम्पोर्ट ऑन डिमांड होता है, ठीक है? बात समझ में आती है? तो यार ये सारी बातें थी इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक इनपुट के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।